अस्सलामुअलैकुम। आपको मालूम हमने यूनिट 2 स्पोर्ट एंड मूवमेंट शुरू कर रखा है और यूनिट 2 पे फर्स्ट वीडियो लेक्चर आपने सुन लिया होगा। उसमें आपने टाइप्स ऑफ मसल्स को पढ़ लिया, फिर मसल फाइबर के जो जनरल कंपोनेंट्स होते हैं उनको पढ़ा। आपने स्केलेटल मसल फाइबर को, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स को पढ़ लिया। आज यूनिट नंबर 2 स्पोर्ट एंड मूवमेंट पे सेकंड वीडियो लेक्चर है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर, एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन की बात होगी, फिर स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल की बात होगी। प्यारे बच्चों, ये स्पोर्ट एंड मूवमेंट पे सेकंड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपने टाइप्स ऑफ मसल्स को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर, यानी वो सारी बातें जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इस यूनिट के अंदर स्पेसिफाई कर दी हैं। उन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने स्पेसिफाई कर दिए और वो ये आपके सामने लिख दिए। और पर्टिकुलरली हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर का जिक्र करना। मुझे आपसे पूछना कि वन सेल ऑफ मसल इज मसल फाइबर, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल इज मसल फाइबर, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल इज मसल फाइबर, वन सेल ऑफ मसल इज मसल फाइबर। चूंकि फाइबर की सूरत में होता है, धागों की सूरत में होता है, इसीलिए इसे मसल फाइबर बोलते। और ये एक सेल है और लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको बता दिया कि एक सेल क्या होता है। आपको याद है? तो आप बताइए जी। यानी हम कहते कि अगर सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए, न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मटेरियल होना चाहिए, तो किसी भी चीज के अंदर ये 3 कंपोनेंट्स होंगे तो हम उसको एक सेल मानते हैं। आइए आज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर की बात करेंगे। मसल फाइबर के मिलने से मसल बंडल बनता है और मसल बंडल के मिलने से मसल बनता है। तो प्यारे बच्चों, अगर यहां पर मैं आपको एक मसल को लेकर और उसे क्रॉस कर दूं तो जो सेक्शन सामने आए उसे क्रॉस सेक्शनल एरिया कहना। मैं अब आपको वो दिखा रहा हूं, यानी ये कुछ इस तरह करके स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके सामने एक मसल का शो कर दिया। और एक मसल के अंदर क्या होते हैं? हम कहते एक मसल के अंदर आपको मसल बंडल मिलते हैं और प्यारे बच्चों बहुत सारे होंगे। और फिर इसी तरह से अगर आप एक मसल बंडल के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों इसके अंदर आपको बहुत सारे मसल फाइबर, यानी वन सेल ऑफ मसल, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल इज मसल फाइबर, यानी आपको एक सेल मिलेगा। यानी आसान सी बात है कि ये जो मसल फाइबर है इनके मिलने से क्या बनता है? तो याद रखिए, इसके मिलने से मसल बंडल बनता है और बहुत ज्यादा मसल बंडल्स की अरेंजमेंट से पूरा मसल बनता है। और वन सेल ऑफ मसल इज मसल फाइबर। तो आज हमने एक सेल ऑफ मसल की बात करनी है, यानी वन सेल ऑफ मसल की बात करनी, और उसे हम क्या बोलते? उसे हम मसल फाइबर बोलते हैं। प्यारे बच्चों, इस और कुछ और बातें पहले समझ लीजिए कि मसल के अराउंड में कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है, उसे क्या बोलते? एपीमाइसियम। फिर ऐसे ही ये जो मसल बंडल है इसके अराउंड में कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है, उसे क्या बोलते? पेरीमाइसियम। फिर ऐसे ही मसल फाइबर के अराउंड में कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है, उसे एंडोमाइसियम बोलते। लेकिन सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज नॉन एज सार्कोलीमा। आपको मालूम, सार्को वैसे तो एटमोलॉजी प्रोटीन है लेकिन हमने मसल के साथ एसोसिएट किया। तो सेल मेम्ब्रेन, ये जो आपके सामने ड्रॉ कर दी है,
आप इसे सेल मेम्ब्रेन समझ लीजिए। तो सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज नॉन एज सार्कोलीमा। अब इसके अंदर थिक थिन फिलामेंट्स की अरेंजमेंट किस तरह से होती है ये देखिए। प्यारे बच्चों, मेरे कहने पे मान लीजिए कि ये आपके सर ने थिक मायोफिलामेंट बनाया। ये कौन सा है? ये भी थिक मायोफिलामेंट। ये बता दीजिए ये क्या है? ये भी थिक मायोफिलामेंट। अब आप इस तरफ आ जाइए, ये क्या है? ये भी थिक मायोफिलामेंट है, और ये थिक, और ये भी थिक है। फिर इस तरह से अगर इस तरफ भी बना दूं तो ये क्या है? ये भी थिक मायोफिलामेंट है, ये वाला भी थिक मायोफिलामेंट है, और ये वाला भी थिक मायोफिलामेंट है। अब इसके बीच में मैं थिन मायोफिलामेंट्स बना रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्लैक में है ये क्या है? ये थिन मायोफिलामेंट है। ये जो ब्लैक में है ये क्या? थिन मायोफिलामेंट। आप बता दीजिए कि थिक फिलामेंट की जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या? मायोसिन है। हम कहते हैं चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है टर्मिनेटिंग इनटू ग्लोबुलर हेड्स। और थिन फिलामेंट की केमिकल कंपोजिशन क्या? लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया होगा आपने। एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और स्ट्रिंग ऑफ बीड्स इज एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्टिन। फिर प्यारे बच्चों, 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स कौन था? ट्रोपोमायोसिन। अब जरा बात करेंगे इसकी कि ये जो थिक थिन फिलामेंट की अरेंजमेंट से जो पार्ट्स बनते हैं इनकी स्पेसिफिक नेमिंग होती है वो देखिए। प्यारे बच्चों याद रखिए, जहां पर आपको ये थिक और थिन फिलामेंट्स दोनों मिलते हैं इस जगह को हम लोग बोलते हैं ए बैंड। अब ए से मुराद क्या है ये देख लीजिए। याद रखिए इसे बोलते एन आइसोट्रोपिक बैंड। याद रखिए, एन कहते हैं नोट को, आइसो सेम को कहते यानी नॉट सेम, ट्रोपोस बेंडिंग को कहते यानी अगर आप इसको कर दीजिए बेंड तो इसकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं रहेंगी। तो प्यारे बच्चों ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से होता है, ये थर्मल प्रॉपर्टीज के हवाले से होता है कि किसी भी बॉडी को अगर उसके एंगल को चेंज करने से फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आता हो तो प्यारे बच्चों उसे क्या बोलते? एन आइसोट्रोपिक यानी ट्रोपोस बेंडिंग को कहते। तो टर्न करने से प्रॉपर्टीज अगर बदल जाएं, सेम ना रहें, तो उसे क्या बोलते? एन आइसोट्रोपिक। तो प्यारे बच्चों इसको भी टर्न करने से प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। चूंकि यहां पर थिक फिलामेंट भी हैं, थिन भी हैं, उनकी अरेंजमेंट से भी फर्क पड़ता है। फिर प्यारे बच्चों याद रखिए, जहां पर सिर्फ थिन फिलामेंट होंगे, जहां पर सिर्फ थिन फिलामेंट होते उसे हम लोग बोलते हैं क्या? आई बैंड बोलते। आई बोलिए तो क्या? आइसोट्रोपिक कहते। अब आप बताइए आइसो किसे कहते? मैंने बता दिया कि आइसो सेम को कहते। ट्रॉपिक बोलिए तो क्या? बेंडिंग को कहते। यानी प्यारे बच्चों सेम बेंडिंग, यानी आप बेंड कीजिए और प्रॉपर्टी सेम रहें तो ऐसी बॉडी को और ऐसे स्ट्रक्चर को हम आइसोट्रोपिक बोलते। और इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज इसीलिए भी नहीं आता कि चूंकि इसमें सारे के सारे थिन फिलामेंट्स होते। तो प्यारे बच्चों याद रखना, जहां पर थिक फिलामेंट भी हो, थिन भी हो, उसे क्या बोलते हैं? ए बैंड बोलते। और जहां पर सिर्फ थिन हो उसे क्या कहते? आई बैंड बोलते यानी आइसोट्रोपिक। और जहां पर सिर्फ थिक हो उसे हम लोग बोलते हैं एच जोन। एच बोलिए तो क्या? H4 हीली। और हीली का मतलब क्या होता है?
ब्राइट को बोलते हैं। यानी ये ए बैंड वैसे तो सारा डार्क होता है, लेकिन ये इस डार्क के कंपैरिजन में लेस डार्क होता है, इसीलिए हीली बोलते, ब्राइट, कि इस वाले पोर्शन से ये कम डार्क है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते, हीली बोलते। और हीली का मतलब क्या, ब्राइट को बोलते हैं। और प्यारे बच्चों, लाइन बाइसेक्टिंग दी आई बैंड, यानी वो लाइन जो आई बैंड को टू पार्ट्स में बांट दे, उसे क्या बोलते, जी लाइन। और जी का क्या मतलब है, हम कहते जी फॉर जिविशन, जी फॉर जिविशन। और इसका मतलब क्या होता है, इन बिटवीन को बोलते हैं। एंड लाइन बाइसेक्टिंग द आई बैंड इज नोन एज जी लाइन, जी फॉर जिविशन, जिविशन इन बिटवीन को कहते। एंड लाइन बाइसेक्टिंग द एच इज नोन एज एम लाइन, एम फॉर मिडल। तो चूंकि ये मिडल में होती है, इसीलिए इसे क्या बोलते, मिडल ही बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो एम लाइन है, ये एच का भी मिडल है, ये ए का भी मिडल है, ये टू जी का भी मिडल है, इसे क्या बोलते, एम लाइन बोलते। अब याद रखिए कि पार्ट ऑफ द मसल फाइबर बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइन इज नॉन एज सार्कोमेयर। याद रखिए, सार्को तो मसल को कहते और मर पार्ट को कहते, मीरो मर यूनिट को बोलते। तो प्यारे बच्चों, यूनिट ऑफ मसल फाइबर इज सार्कोमियर। मैं एक दफा आपसे पूछ रहा हूं ताकि आपका पक्का हो जाए। आप बताइए, जहां पर सिर्फ थिन फिलामेंट होंगे उसे क्या बोलोगे, आई बैंड कहते। जहां पर थिक थिन दोनों होंगे उसे क्या बोलते, ए बैंड बोलते हैं। जहां पर सिर्फ थिक हो उसे एच जोन बोलते हैं। एंड लाइन बाइसेक्टिंग द एच इज नोन एज एम लाइन, एंड लाइन बाइसेक्टिंग द आई बैंड इज नोन एज जी लाइन। और प्यारे बच्चों, पार्ट ऑफ द मसल फाइबर बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइन इज नोन एज सार्कोमियर। सार्को मसल को कहते, मर यूनिट को कहते। तो वैसे अगर आपसे पूछूं कि बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल इज, आंसर इज मसल फाइबर, लेकिन बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर इज, तो आंसर इज सार्कोमियर। बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ वन मसल फाइबर, तो आंसर सार्कोमियर होगा। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल, तो हम उसको मसल फाइबर बोलेंगे। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ वन मसल फाइबर, तो हम आंसर क्या करेंगे, सार्कोमियर कर देंगे। फिर प्यारे बच्चों, अब आपको मुझे बताना है क्या, टी ट्यूब्यूल्स का जिक्र करेंगे। टी ट्यूब्यूल्स, अब ये क्या होती हैं, तो याद रखिए, कुछ मसल फाइबर्स में जो ए और आई का जंक्शन है, यहां पर सार्कोलीमा की इनवेजिनेशन होती है। और प्यारे बच्चों, इस इनवेजिनेशन से एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर बनता है, इसे क्या बोलते हैं, टी ट्यूब्यूल। टी से मुराद क्या है, टी का मतलब है ट्रांसवर्स, इट इज नॉट लॉन्गिट्यूडनल। चूंकि ये ट्रांसवर्स होती हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते, टी ट्यूब्यूल। कुछ मसल फाइबर्स के अंदर ये आपको ए और आई बैंड के जंक्शन पर मिलेगी, और कुछ मसल फाइबर में ये एट जी लाइन आपको मिलती है। तो एमसीक्यूज की बातें आपने मन में रखनी है। फिर इसके साथ ही आपको बताना है टी सिस्टम, ये क्या होती, हम कहते 100 and thousands of T tubules, thousand of T tubules of a muscle fiber is known as टी सिस्टम। यानी सारी टी ट्यूब्यूल्स मिलके एक सिस्टम बना रही, उसे क्या बोलते, टी सिस्टम बोलते। अब आप में से कोई बता दे कि व्हाट इज ट्राइएड,
वैसे तो नेम से इंडिकेट होता है कि ट्राइएड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री स्ट्रक्चर, के तीन चीजों के मिलने से क्या बनता है, ट्राइएड। दो तो मैं बता रहा हूं, तीसरा आपने बताना। प्यारे बच्चों, एक तो टी ट्यूब्यूल है, और इसके ल्यूमिन की बात कीजिए, ल्यूमिन की एटमोलॉजी कैविटी है। ल्यूमिन का मतलब ही क्या, कैविटी। तो इसकी कैविटी का लिंक किसके साथ है, एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ है। जारी बात है कि सेल के बाहर की तरफ जो फ्लूइड होता है उसे क्या कहते, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इस ल्यूमिन की एसोसिएशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ होती है। प्यारे बच्चों, बात बता रहा हूं ट्राइएड की। वैसे तो नेम से इंडिकेट होता है कि थ्री स्ट्रक्चर कंटेनिंग कोई भी चीज हो उसे क्या कहते, ट्राइएड कहते। दो मैं बता रहा हूं, एक तो टी ट्यूब्यूल है, एक है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा आप बताइए। और अगर आपने बता दिया तो मेरी तरफ से नोबेल प्राइज है आपको, सर देंगे तो सरप्राइज है जी। तो प्यारे बच्चों, तीसरा कौन होता है ये देखिए जरा, यानी इसके अंदर एक तो बात होती है किसकी, टी ट्यूब्यूल की। एक तो टी ट्यूब्यूल हो गया, और याद रखिए एक तो हो गया कौन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और याद रखिए जो तीसरा है वो भी कौन है, वो भी होता है कौन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये टर्मिनल पोर्शन ऑफ टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टी ट्यूब्यूल के इस तरफ भी होगा और उस तरफ भी होगा। तो इन तीनों कंपोनेंट्स के मिलने से क्या बनता है, ट्राइएड। ट्राइएड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री स्ट्रक्चर्स। कौन कौन से, एक टी ट्यूब्यूल है और दो एडजेसेंट कौन होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका फंक्शन आपको मालूम, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इज एसोसिएटेड विद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्यारे बच्चों, अब मुझे आपको एक बात बतानी है। आप देख रहे कि ये जो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बातें लिखी हैं, यानी एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन अलग से हेडिंग दी है, और ऐसी ही बातें कहीं ना कहीं पर आपको मिल जाएंगी। तो मैं एक ही दफा सारी बातें बताकर एक ही दफा टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो कुछ भी है वो सबसे पहले आप देख लें, यानी ये एमडी कैट का थोड़ा सा स्टाइल है। तो प्यारे बच्चों, एफएससी से थोड़ा सा हटके नेक्स्ट जरा देखिए, बात होती है किसकी, मोटर यूनिट की। आप मुझे बताइए वो न्यूरॉन जो मसल फाइबर को मैसेज सप्लाई करे उसे क्या बोलते, उसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, एक मोटर न्यूरॉन की जो एक्सोन एंडिंग है उसकी बेतहाशा ब्रांचेस होती हैं 50-60, और वो ब्रांचेस मसल फाइबर को सप्लाई होती हैं 50-60, या जो भी मसल फाइबर्स उसके अंदर, यानी आप बोल दीजिए कि मैनी मसल फाइबर्स को सप्लाई होती हैं। तो जब एक मोटर न्यूरॉन से मैसेज आता है तो उसके एक्सोन से लिंक्ड जो भी मसल फाइबर्स हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी हम कहते ऑल दी मसल फाइबर्स इनर्वेटेड, इनर्वेटेड स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड इनर्वेटेड बाय अ सिंगल मोटर न्यूरॉन इज नॉन एज मोटर यूनिट। बाज दफा आपने ऐसे देखा होगा कि एक वायर के साथ बहुत ज्यादा छोटे छोटे बल्ब अटैच होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब उस तार में से करंट आता है तो या तो सारे बल्ब रोशन हो जाएंगे या कोई एक भी नहीं होता। तो ऑल दी बल्ब्स स्टिमुलेटेड बाय अ सिंगल वायर इज नॉन एज वन यूनिट। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग बोलते हैं कि ऑल दी मसल फाइबर्स स्टिमुलेटेड बाय अ सिंगल मोटर न्यूरॉन इज नॉन एज
मोटर यूनिट। तो एक मोटर न्यूरॉन का जो एक्सोन है उसकी बेताशा एंडिंग्स होती हैं और वो बेताशा ब्रांचेस होती हैं और वो ब्रांचेस बहुत ज्यादा मसल फाइबर्स को सप्लाई होती हैं। तो जब नर्व इंपल्स आती है तो वो सारे मसल फाइबर्स स्टिमुलेट हो जाएंगे। तो चूंकि एक मोटर न्यूरॉन के थ्रू हो रहे इसीलिए इसे मोटर यूनिट बोलते। यानी मोटर यूनिट में शामिल क्या हम कहते एक मोटर न्यूरॉन प्लस मैनी एसोसिएटेड मसल फाइबर्स, यानी मैनी मसल फाइबर्स होंगे और एक मोटर न्यूरॉन है। इन सारों को मिलाकर बोलिए तो ये एक यूनिट के तौर पे फंक्शन करेंगे। इसे क्या कहते मोटर यूनिट। ऑल द मसल फाइबर्स स्टिमुलेटेड इनर्वेटेड बाय अ सिंगल मोटर न्यूरॉन इज नोन एज मोटर यूनिट। और फिर प्यारे बच्चों ये देखिए जरा, इस मसल फाइबर का इस टी ट्यूब्यूल के थ्रू मसल के साथ लिंक होता है। तो न्यूरॉन का और मसल का ये जो लिंकेज है, ये जो एसोसिएशन है, इसे हम बोलते हैं क्या न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अब प्यारे बच्चों जब मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही होती तो उस वक्त क्या होता है, उससे पहले कुछ बातें आप मुझे बता दें, फिर मजीद बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप बताइए कि एक्टिन की एक्सप्लेनेशन क्या। हम कहते एक्टिन इज जस्ट लाइक ट्विस्टेड स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, जैसे कोई मोतियों की माला होती है और उसे क्या किया गया हो, ट्विस्ट किया गया हो। तो प्यारे बच्चों ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। तो ये एक्सप्लेनेशन है किसकी, बोलिए एक्टिन की। और इसके बाद इसके अराउंड में डबल स्ट्रैंडेड एक और प्रोटीन होती है और उसे क्या बोलते जी बताइए, ट्रोपोमायोसिन। और प्यारे बच्चों फिर एक आपको 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स मिलता है और उसे क्या कहते, ट्रोपोनिन बोलते। और ये जो ट्रोपोनिन है ये एक साइड से बाइंड करती है एक्टिन से, एक साइड से बाइंड कर रही होती है ट्रोपोमायोसिन से और थर्ड साइड से ये बाइंड करती है किससे, कैल्शियम से। तो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इज ट्रोपोनिन। अब प्यारे बच्चों अच्छा ये भी देख लीजिए, ये आपके सर ने क्या बनाया, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन हो और टर्मिनेटिंग इनटू a tail terminating into 2 globular heads is explanation of मायोसिन। तो आप बताइए जरा कि रिसेप्टर साइट फॉर मायोसिन इज प्रेजेंट ऑन, आंसर इज एक्टिन। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर देखिए ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये एक्टिन को मायोसिन के साथ एक्सपोज नहीं होने दे रही। तो जारी बात है जब मस्कुलर एक्टिविटी नहीं होगी तो इस साइट को किसी ने तो ब्लॉक करना है। तो जो प्रोटीन एक्टिन पे रिसेप्टर साइट को ब्लॉक करती है उसे क्या बोलते, ट्रोपोमायोसिन बोलते। अब एक दफा जरा मैं अपने हाथों से आपको बनाकर दिखा रहा, ये आपने रखना याद। ये जो बेटे थंब है ये क्या है, ट्रोपोनिन। और ये जो फिंगर है इसका बताइए जरा, ये एक्टिन है और ये ट्रोपोमायोसिन है। और ये प्यारे बच्चों क्या है, ये मायोसिन है। एक दफा फिर अपने मन में पक्का कीजिए, यानी ये क्या है, ट्रोपोनिन और ये एक्टिन है और ये ट्रोपोमायोसिन और ये मायोसिन है। होना क्या है कि एक्टिन ने अटैच होना है मायोसिन के साथ, लेकिन ट्रोपोमायोसिन एक्टिन को मायोसिन के साथ एक्सपोज होने नहीं दे रही। तो जारी बात है जब मस्कुलर एक्टिविटी नहीं होनी तो एक्सपोज भी नहीं होनी चाहिए। तो ख़वातीनो हजरात फिर होता क्या है, जब मस्कुलर एक्टिविटी होती है तो फिर मैसेज आता है नर्व इंपल्स की सूरत के अंदर, वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की सूरत में वो मैसेज आता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के थ्रू
टी ट्यूब्यूल्स को मिलता है। फिर इससे लिंक्ड कौन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनको मैसेज मिलता है, कैल्शियम गेट की ओपनिंग होती है और वहां से निकलता है क्या, कैल्शियम, और कैल्शियम जाकर बाइंड करेगा किसके साथ, ट्रोपोनिन के साथ। प्यारे बच्चों, जब ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंडिंग होगी तो फिर क्या होगा, ट्रोपोस यानी बेंडिंग होना शुरू हो जाएगी। और जब बेंडिंग होगी तो आप देखिए एक्टिन अटैच हो गई किसके साथ, मायोसिन के साथ। एक दफा फिर देखिए, यानी जब मस्कुलर एक्टिविटी नहीं हो रही तो भाई नहीं हो रही, और ना होने की वजह क्या है कि ये जो मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस हैं, ये ट्रोपोमायोसिन एक्टिन को मायोसिन से एक्सपोज नहीं होने दे रही, उसको ब्लॉक कर रही। तो प्यारे बच्चों, जब मस्कुलर एक्टिविटी ने होना है तो मैसेज आएगा नर्व इंपल्स की सूरत में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू टी ट्यूब्यूल से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कैल्शियम गेट्स की ओपनिंग होती है, कैल्शियम निकलेगा और वो जाकर बाइंड करता है किसके साथ, ट्रोपोनिन के साथ। फिर प्यारे बच्चों क्या होगा, ट्रोपोस होगी, बेंडिंग होगी। तो फिर होगा क्या, ये जो एक्टिन है ये जाकर अटैच हो जाएगी किसके साथ, मायोसिन के साथ। और फिर क्या, मायोसिन के हेड के ऊपर एंजाइम है एटीपीएस, एटीपी की ब्रेकडाउन होगी, ये पुश करेगा और फिर ये स्लाइड करना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी एक्टिविटी इस तरह से होती है। और प्यारे बच्चों, ये जो मॉडल दिया गया ये एच हक्सली और एएफ हक्सली ने मॉडल दिया और इस मॉडल का नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। आप देखिए किस कदर सुंदर प्यारा नाम रखा कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। उनको मालूम है कि ना थिक फिलामेंट की कॉन्ट्रैक्शन होती है ना थिन की होती है, बल्कि थिक वाला थिन के ऊपर स्लाइड कर रहा होता है। इसीलिए तो इसका नाम रखा क्या, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। यानी इसका नाम कॉन्ट्रैक्टिंग फिलामेंट मॉडल नहीं रखा, इसका नाम रखा गया स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, क्योंकि थिन फिलामेंट थिक के ऊपर स्लाइड कर रहा होता है। और प्यारे बच्चों, स्लाइड करने के बाद फिर जो कंडीशन होती है आप उसको देखिए, बल्कि एक दफा मजीद आपने फोकस करना है कि ये जो सारा प्रोसीजर ये किस तरह से हुआ। यानी आप देखिए यहां पर पहले तो ये मायोसिन मॉलिक्यूल के ये जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो इस तरह से अरेंज होंगे, क्रॉस ब्रिजेस इस तरह से होंगे अरेंज। और फिर प्यारे बच्चों, अटैचमेंट होने के बाद ये जब इसको ऐसे पुश करेगा तो इनकी शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी, ऐसे, और इसकी शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी, है ना। ये इस तरफ से इसको इस तरफ पुश करेगा और ये इस तरफ पुश करेगा और ये जो थिन फिलामेंट ये अंदर तक आ जाएगा और ये जो जी लाइन ये एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगी। अगर मैं आपको बनाकर दिखा दूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। यानी अगर ये जी लाइन है तो प्यारे बच्चों ये बीच में थिक फिलामेंट, ये बीच में मौजूद है कौन, ये थिक फिलामेंट है। फिर यहां पर भी देख लीजिए ये क्या, थिक फिलामेंट है और ये क्या, थिक फिलामेंट, और ये जो थिन फिलामेंट है ये इसके अंदर तक आ गया, ये जो थिक फिलामेंट है इसके अंदर तक आ गया। तो इसके ऊपर जो एमसीक्यू पूछते हैं वो 4 बातें इनके ऊपर आपने फोकस करना। क्या कि जी लाइन गेट्स क्लोजर, आई बैंड शॉर्टन्स, एच जोन disappear, A band remain same in length। तो ये 4 जो जुमले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हीं की वेरिएशन से क्या होता है, एमसीक्यू बनता है। और सार्कोमियर भी शॉर्ट हो गया और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। फिर देखिए जरा वो जो 4 जुमले बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन पे आपने फोकस करना कि जी लाइन गेट्स क्लोजर, आई बैंड शॉर्टन्स, एच जोन, चूंकि आई बैंड अंदर तक आ गया, और एच जोन कौन सा था, जहां पर सिर्फ थिक फिलामेंट था,
तो प्यारे बच्चों अब तो कोई ऐसा रीजन रहा ही नहीं कि जहां पर सिर्फ थिक हो। तो प्यारे बच्चों हम लोग बोलते जी लाइन गेट्स क्लोजर, आई बैंड शॉर्टन्स, एच जोन डिसअपियर, ए बैंड रिमेन सेम इन लेंथ। अब मैं आपसे फिर समरी के तौर पे आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए कि जहां पर सिर्फ थिक फिलामेंट हो उसे क्या बोलते? उसे एच जोन बोलते। जहां पर थिक थिन हो उसे क्या बोलते? ए बैंड बोलते। जहां पर सिर्फ थिन फिलामेंट हो उसे क्या बोलते? आई बैंड कहते। लाइन बाइसेक्टिंग दी आई बैंड इज नॉन एज जी लाइन, एंड लाइन बाइसेक्टिंग दी के बाइसेक्शन कर दे के टू पार्ट्स में बांट दे, तो लाइन बाइसेक्टिंग दी H zone is known as M line, M4 middle, and part of the muscle fiber between two successive Z line is known as sarcomere। तो shortening of sarcomere हो जाएगी और contraction of मसल फाइबर। और ये जो सारा प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन किया इसे बोलते हैं क्या? स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। इसके अंदर आपने कैल्शियम का जो रोल है उसको भी देख लिया, फिर एक्टिन मायोसिन की जो इंटरेक्शन किस तरह से होती है ये भी मैंने आपको और फिंगर्स के थ्रू भी दिखा दी। फिर प्यारे बच्चों यही तो है क्या? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर, यानी मायोसिन किस तरह की है मैंने बता दिया कि टेल टर्मिनेटिंग इनटू ग्लोबुलर हेड्स, यानी कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर आपने पढ़ लिया। मुझे आखिर में आपसे एक सवाल पूछना, क्या जब एक्टिन ने मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस के साथ अटैच होना है तो क्या एटीपी रिक्वायर है कि नहीं? तो याद रखिए एटीपी रिक्वायर नहीं होती, बल्कि होता क्या है, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलेगा वो रिक्वायर है। उसने जाकर अटैच होना किसके साथ? ट्रोपोनिन के साथ, फिर मूवमेंट होती है और प्यारे बच्चों ये एक्टिन के साथ अटैच हो जाएगा। फिर इनको स्लाइड करने की खातिर, यानी इस थिन को थिक के ऊपर स्लाइड करने की खातिर एटीपी रिक्वायर होती है। और दूसरा याद रखिए इनकी डिटैचमेंट के लिए भी एटीपी रिक्वायर होती है। और कभी यूं आपने देखा होगा कि अगर कोई फोत हो जाए तो वो क्या करते? अगर मुंह खुला हो तो मुंह को बंद कर दिया करते। या ये सीन तो आपने देखा ही होगा कि अगर कोई साहब फोत हो जाए और उनकी आंखें ऐसी खुली हों तो वो क्या करते? हाथ फेर के तो उसकी आंखों को फोर्स देकर तो बंद कर दिया करते। यानी वो क्या होता है? वो एक्सटर्नल फोर्स देकर तो इंटरनल एटीपी को इस्तेमाल करेंगे और ये जो क्रॉस ब्रिजेस हैं इनकी फिर डिटैचमेंट हो जाएगी और मसल्स रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाएंगे। लेकिन याद रखिए अगर कोई साहब फोत हुए बहुत देर हो जाए और उनके पास कोई भी ना हो तो अगर आंखें खुली थी तो खुली ही रहेंगी और मुंह अगर खुला था तो खुला ही रहेगा, वो बंद नहीं होता। वो जिस हालत में हो मसल उसी हालत में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के अंदर रहेंगे, क्योंकि कुछ देर के बाद मजीद एटीपी तो नहीं होगी। तो ख़वातीनो हजरात ये जो कंडीशन होती है कि मरने के बाद भी स्टिफनेस रहे, इस कंडीशन का नाम है क्या? रिगर मोर्टिस। याद रखिए रिगर स्टिफनेस को कहते और मोर्टिस डेथ को कहते कि डेथ के बाद, मरने के बाद भी अगर स्टिफनेस रहे इसे क्या बोलते? रिगर मोर्टिस। एक दफा फिर सुनिए, क्या एक्टिन को मायोसिन से अटैच करवाने के लिए एटीपी रिक्वायर है? तो रिक्वायर नहीं होती है। क्या चाहिए? कैल्शियम। कैल्शियम बाइंड करेगा, फिर मूवमेंट ट्रोपोस बेंडिंग को कहते, मूवमेंट होती है और फिर प्यारे बच्चों ये अटैच हो जाएगा, एक्टिन मायोसिन के साथ अटैच हो जाएगी। फिर स्लाइडिंग के लिए एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है। फिर याद रखना इनकी डिटैचमेंट के लिए भी रिक्वायर होती है क्या? एटीपी।
इसीलिए तो जब कोई मर जाए तो फिर एक्सटर्नल फोर्स देके इंटरनल एटीपी को करते यूज और डिटैचमेंट। लेकिन मरे हुए काफी देर हो जाए तो फिर प्यारे बच्चों रिलैक्सेशन ऑफ मसल नहीं होती, बल्कि डेथ के बाद भी मसल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेंगे, स्टिफनेस रहेगी। ये जो कंडीशन है इसे रिगर मॉर्टिस कहते। इसको पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।